नमस्कार साथियों। आज हम लोग समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या है, नगर नियोजन प्रणाली क्या है, हम लोगों ने अध्ययन किया था। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, उनके कितने कितने स्थल है, कहाँ है स्थल, हम लोगों ने मैप से भी अध्ययन किया था। आइए आज हम लोग समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ही अगला कड़ी जो नगर नियोजन प्रणाली है। इसके बाद राजनीतिक स्थिति को समझेंगे, आर्थिक स्थिति को समझेंगे। छोटा छोटा है, यही वीडियो में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। तो नगर नियोजन प्रणाली, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता इतना प्रचलित क्यों हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कह सकते हैं कि आज जो है, आज जिस तरह आज नगर जो बसे हैं, आज घर बनाता है, आज उस तरह घर नहीं बना पाता है जो आज से 2500 साल पहले था। यानी कि 2500 ईसा पूर्व में था। यानी कि 2500 ईसा पूर्व मतलब क्या? हाँ, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता था। इतना विकसित था जो आज उस तरह चुनौती है, वर्तमान में चुनौती है। वर्तमान में घर बनाते हैं, जहां तहां नाला फिटफाट कर देते हैं। पता चला पानी पड़ रहा है, नाला जो है भर के टींग हो गया है पानी। अब पता नहीं चल रहा है कि जो है कहाँ से पानी कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले नाला बनाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले नाला बनाता था, तब घर बनाता था। सड़क बनाता था, तब घर बनाता था। और यहाँ उल्टे होता है, पहले घर बनाएगा तब नाला बनाएगा। तो हम लोग चुनौती है। अब मान लीजिए नाला वाला, देखिए समझिए ऐसे कैसे दिक्कत हो जाता है। यहाँ घर बना रहे, अब घर बना रहे, अब नाला जो है, अब यहाँ घर मेरा ऊंचाई, यहाँ घर मेरा नीचे है। अब हमको यहाँ से पानी ले जाना है कहीं। मान लीजिए अपना घर का पानी कहाँ जाएगा? रोडे पर में कर देता है। सबसे सस्ता कहाँ है? रोडा पर। मारा एकदम हड़ास रोड पर निकाल रहा है पानी। तो सबसे सस्ता कहाँ है? रोडे पर निकालना। रोड पर निकालता। आखिर रोड पर कैसे निकालेगा भैया? आपका घर तो नीचे है और रोड जो है ऊंचा में है। तो अब क्या करता है, अभी घर एक ऊंचा करना शुरू कर देता है। अब जब घर ऊंचा शुरू करता है, कुछ दिन के बाद फिर रोडो ऊंचा करना शुरू। देखिए भारत में जो है ना, सरकार और आम जनता में बड़ा झगड़ा चलते रहता है। सरकार कहती है कि तुम अभी वो थी ऊंचा किया है, तुम अभी घर ऊंचा किया है, तो रोक हम देंगे रोडे ऊंचा कर। तो अभी जो है जनता बोलते हैं कि अरे सरकार बहुत चालाक है, तुम अभी रोड ऊंचा किया ना, हम अभी घरे ऊंचा कर देते हैं। इसी तरह ऊंचा ऊंचा होकर के पता नहीं आज हिमालय बन जाएगा। यहाँ सबका ऐसे देखिएगा ना कि भारत जो है, सबका घर, जितना आम जनता का पब्लिक घर, सब हिमालय की तरह ऊंची चोटी में होगा। 8848 मीटर की ऊंचाई पर घर स्थित होगा। तो हम लोग नगर नियोजन प्रणाली को समझते हैं। आखिर नगर नियोजन प्रणाली क्या था? तो नगर को किस तरह सजाया गया था? तो नगर जो है, पहले शहर को 2 भाग में बांटा गया था। शहर जो है 2 भाग में था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर थे वो 2 भाग में थे। अच्छा, हम शहर बोल रहे हैं, ये गांव नहीं था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण था? नहीं रे बाबा, ये शहरीकरण था। ये पहला शहरीकरण सभ्यता था, ये शहर बन गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो 2 भाग में बटे थे। पहला था पश्चिमी नगर, दूसरा था पूर्वी नगर। पश्चिम मतलब ऊपरी नगर और पूर्वी नगर मतलब निचली नगर। पश्चिम मतलब ऐसे नहीं समझना पश्चिम दिशा, तो उसको एक ही जगह रखा। पश्चिम नगर में यहाँ किले दुर्ग स्थित होते हैं। किले मतलब क्या है? यहाँ ऊंचा पर स्थित होता है, पश्चिमी नगर होता है। जो पश्चिमी नगर होता था वो ऊंचा पर स्थित होता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वो क्या है? किसी ना किसी नदी के किनारे है। तो उसी तरह पश्चिमी नगर क्या होता था? किला पर स्थित होता था। आज भी देखिए आप डीसी आवास वगैरह, डीएम वगैरह का आवास जो होता है वो कहाँ रहता है? अगर मान लीजिए बाढ़ वाला क्षेत्र, कटिहार क्षेत्र है, कटिहार वाला क्षेत्र में क्या होता है? बाढ़ आते रहता है, कोसी उफनाए रहता है। तो उस क्षेत्र में देखिए आप डीएम का आवास जो होगा वो ऊंचा क्षेत्र पर होगा, जहां बाढ़ का पानी घुसता नहीं है। उसी क्षेत्र पर किसका आवास होता है? डीएम का आवास होता है। तो उसी तरह पश्चिम नगर में किले होते हैं। किले मतलब समझ रहे हैं, ऊंचा स्थान को किला कहा जाता है, किले को ही दुर्ग कहते हैं। और यहाँ प्रशासनिक सार्वजनिक भवन होते हैं। सार्वजनिक भवन जहाँ बैठ के हम लोग गपशप करते हैं। आजकल यहाँ क्या होता है? कड़ा जो रहता है, बैल बकरी भैंस जो रहता है ससुरा सार्वजनिक भवन में। तो प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित होते थे। अन्नागार मतलब अनाज रखने की जगह कहाँ स्थित होते थे? वही ऊंचे स्थित। अगर देखिए भैया, अगर नीचे जगह पर अनाज रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पनिया आ जाएगा, घुस जाएगा फड़फड़ा के। तो अन्नागार कहाँ स्थित होता था? दुर्ग पर स्थित होता था। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था।
पश्चिमी टीला जो होता था वो रक्षा प्राचीर से, रक्षा प्राचीर मतलब समझे बाउंड्री से घिरा होता था। लाल किला देखिए, लाल किला में कितना बड़ा बाउंड्री है, अरे बाउंड्री को रक्षा प्राचीर कहते हैं। प्राचीर, अरे इसमें भाषा चेंज हो जाता है, क्या कीजिएगा। रक्षा प्राचीर मतलब होता है जो बाउंड्री, बाउंड्री क्या करता है, हमारा घर की रक्षा करता है। बाउंड्रिया बड़का को रहेगा तो और ज्यादा रक्षा करेगा। तो उसी तरह पश्चिमी टीला जो है रक्षा प्राचीर से घिरा होता है। पश्चिमी टीला भैया देखिए, रक्षा प्राचीर से न घिरा रहेगा तो डीएम के ऑफिस में कोई भी घुस जाएगा, कोई भी अन्नागार को लूट के ले आएगा। अनाज रखने के घर को अन्नागार कहा जाता था। पूर्वी नगर, यहाँ आवास क्षेत्र होता था। पूर्वी नगर क्या होता था, आवास क्षेत्र होता था। यहाँ आम जनता लोग, हम लोग कहाँ रहते थे, पूर्वी नगर में रहते थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पैदा हुए होंगे तो हम लोग पूर्वी नगर में रहते थे। और आम जनता, व्यापारी, शिल्पकारी, ये सब जितने भी हैं ये पूर्वी नगर में रहते थे। यह रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा रहता। अच्छा बताइए, हम लोग कहाँ रक्षा प्राचीर से घिरेंगे भैया, हम लोग तो खुद दलिदर हैं, हम लोग खुद दलिदर हैं, हम लोग को कौन रक्षा करेगा, समझे कि नहीं। तो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा होता था पूर्वी नगर, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि शहर कितने भाग में, दो भाग में, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर में क्या रहते थे, डीएम वगैरह कहाँ रहते थे, पश्चिमी नगर में। अन्नागार, प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन, अन्नागार। सार्वजनिक भवन किसे कहते हैं, जिसमें सब आदमी बैठ सकता है, पूरे गांव मोहल्ला के लिए होता था, उसे सार्वजनिक भवन या सामुदायिक भवन कहते हैं। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता था। इसमें आम लोग रहते थे, हम लोग जैसे आम जनता वगैरह रहते थे पूर्वी नगर में। डीएम डीसीएस डीओ वगैरह कहाँ रहते थे, पश्चिमी नगर में। अपवाद के रूप में दो चीज याद रखना है। कालीबंगा, भैया कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। एकदम दिमाग एकदम कंटिन्यू रखिए, एकदम तुरंत बोलिए कालीबंगा राजस्थान में। अपवाद के रूप में क्या हो गया, कालीबंगा का ऊपरी किला व निचली किला रक्षा प्राचीर से घिरा था। मतलब ऊपरी किला, इसमें कालीबंगा सब में क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे सब में भैया क्या होता था, सब जितने भी स्थल थे वो पूर्वी नगर होता रक्षा प्राचीर, बाउंड्री से नहीं घिरा हुआ था। जबकि पश्चिमी नगर जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरा, यानी कि बाउंड्री से घिरा हुआ था। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसमें ऊपरी भाग और निचली भाग भी वो रक्षा प्राचीर से घिरा था, समझ रहे। और केवल धौलागिरी 3 भाग में बटा था। सब जितना भी शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जितना शहर था सब 2 भाग में बटा था। धौलावीरा ऐसा था जो 3 भाग में बटा था, याद रहेगा। चानुदड़ो एकमात्र ऐसा जगह था जो दुर्गीकृत नहीं है। सब देखिए, सब जगह दुर्गीकृत है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सब जगह दुर्गीकृत हैं। देखिए यहाँ ऊपर में किला रहता था, नीचे में आदमी लोग रहते थे। किला में क्या होता था, आवास रहता था। बड़े बड़े राजा वगैरह, पुरोहित वगैरह कहाँ बैठते थे, प्रशासनिक किले में, यानी कि पश्चिमी नगर में। लेकिन चानुदड़ो एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ किला उला कुछ नहीं था, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ था कि अब सड़क के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सड़क क्या होता था, देखिए सड़कें जो है समकोण पर काटती। भैया समकोण क्या होता था, हेनो से वो सड़क आएगा, हेनोस आएगा, हिनोस आएगा, हिनोस आएगा, सड़क वहां, समझे कि नहीं। अब देखिए सड़क को पहले काय बनाता। अब देखिए यहाँ ये इधर से सड़क आ रहा है, इधर से इधर सड़क आ रहा है। यहाँ अगर घर बना देगा, फिर इधर घर होते थे, इधर घर। पहले सड़क बनाता था, नाली बनाता था, तब घर बनाया जाता था, ठीक। इधर हो गया, यहाँ घर बना लेता था, इधर, यहाँ सब घर बना लेता था। अब देखिए पानी भी निकलने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। पानी भी निकलने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। ऐसे जगह पर घर बनाया जाता, ऊंचाई जगह पर घर बनाया जाता जहाँ पानी हड़ा के निकल जाए। तो सभी सड़कें समकोण पर काटे। समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटते। देखिए 90 डिग्री नहीं काट रही, देखिए हमारे ना। और दरवाजे व खिड़कियां सड़क तरफ, यानी कि सभी सड़कें समकोण। व मुख्य सड़कें की चौड़ाई कितनी होती थी, 10 मीटर। जो मुख्य सड़क होता था, जो मेन सड़क, अरे छोटका गली मोहल्ला सड़क जो होता था वो पतला होता था, लेकिन मुख्य सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो 10 मीटर होती थी। कितनी मीटर होती थी, 10 मीटर होते थे। दरवाजे व खिड़की जो है वो मुख्य सड़क की तरह नहीं खुलता था। देखिए अभी क्या होता था, दरवाजे और खिड़की जो है मुख्य सड़क की तरह खुलता है, मेन रोड में खुलता है, लेकिन उसमें मेन रोड में नहीं खुलता था। देखिए वो लोग कितना पर्दा प्रथा को चलता था कि मेन रोड में कोई चार आग तो हम लोग को कोई देखे नहीं, लेडीज उडीज होता होगा ऐसे कोई। तो सड़कें जो है, दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरह, मेन रोड की तरह ना खुल के पिछवाड़े की तरफ खुलता था, समझे कि पिछवाड़े की तरफ खुलता। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जिसकी दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, मेन रोड की तरफ खुलती थी। मतलब क्यों ऐसा करता होगा भैया, तो समझिएगा।
लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। तो अगर मान लीजिए ये मेरा घर है, ये मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। अब अगर घर, ये मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो लोथल में बंदरगाह था भैया, लोथल में बंदरगाह था। अगर मान लीजिए पिछुआ की तरफ, अगर पिछुआ हम कैसे दिखा देंगे, 2D फिगर है, 3D नहीं रहेगा। पिछुआ मान लीजिए, सोच लीजिए पिछुआ तरह घर का दरवाजा रहे, तो पिछुआ तरह घर का दरवाजा रहेगा, तो अगर सामान उमान लाना पड़ेगा रोड तक घूम के लाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। लोथल में बंदरगाह था, और समझ रहे हैं यहाँ व्यापारी अधिक रहते होंगे क्योंकि बंदरगाह है, तो सामान उमान लाने में, पीछे से लाने में दिक्कत होता था, इसलिए सड़कें इधर, यहाँ की सड़कें, यहाँ की दरवाजे जो है मुख्य सड़क मेन रोड की तरफ खुलती थी। यहाँ की दरवाजे किस तरफ खुलती थी? मेन रोड की तरफ। याद रखिएगा ये सब चीज। दरवाजे व खिड़कियां सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, लेकिन केवल लोथल ही ऐसा जगह है जो दरवाजे मुख्य सड़क। लोथल कहाँ है भैया? गुजरात में है। दिमाग में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रत्येक घर के आंगन में कुआं होता था। जल को निकालने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता। पक्की में ककौदरी, पक्की ईंटों का प्रयोग नाली में किया जाता था। मतलब समझे, प्रत्येक घर के आंगन में एक कुआं होता था, और उस कुआं में प्रत्येक घर में, देखिए कितना, मतलब क्या क्या समझने वाले लोग थे यार। कभी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, इतना मतलब विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता। आंगन में जो है, आंगन में कुआं रहता था, और कुआं का जो पानी, जो नाला जो रहता था, उन नाला किससे? ईंटा या पत्थर से बनता था। पक्की ईंट। कौन सा ईंट? पक्की ईंट। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों का प्रयोग नाली में किया जाता था। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा जगह है, वहां लकड़ी का भी प्रयोग किया गया। नाली में, नाली को ढकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया? लकड़ी का प्रयोग किया गया। अब थोड़ा सा एक जरा सा समझिए, आप देखिएगा, थोड़ा सा आप देखे होंगे इस चीज को। ये मान लीजिए अब सड़क है, सड़क है, ये सड़क है। अब मान लीजिए यहां बगल में नाला है, और इधर घर है भैया, घर है, मना रहे, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, ये घर है। ये नाला जो है, ये नाला ढका हुआ है। अगर ढका नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है जान रहे हैं? घर का घर उसमें ढह जाता है नलवा में, समझे नहीं समझे? तो ये नाला है, और इस नाले में क्या होता है कि अब देखिए, इन नाला में क्या करता है, अब देखते होंगे, इन नाला को ढका हुआ रहता। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नाले ढके हुए थे, समझे, सभी नाले ढके हुए थे ताकि दुर्गंध नहीं आए। अभी देखें छुट्टे छोड़ देता, बहुत नाला शहर में भी ऐसा होता, छुट्टे छोड़ देता है। तो ये नाला जो है ढका हुआ होता था, और इस नाले में क्या करता था, हर जगह पर, हर जगह पर, हर जगह पर मोरी बना दिया जाता। मोरी, मोरी मतलब देखते हैं, ईर का नियर को गड्ढा नियर बना दिया जाता है। गड्ढा नियर मतलब समझते हैं, उसमें एक खोल छोड़ देता है, उसी को मोरियां कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मोरियां कहा जाता है। और उसी मोरियां में क्या करता था, ढक देता था उसमें कोई पेंदी ढक देता था। पेंदी किस चीज का बना होता था? पेंदी किस चीज का बना रहता था? तो पेंदी किसी चीज का, ईंट और पत्थर का बना होता था, उसी में ढक देता था। अगर वहां कचरा जम गया नलवा में, तो कचरा जम जाएगा, कैसे करेंगे भैया? तो कचरा जम जाने के बाद उसी पेंदिया को उठाता था, और उसको बांस या किसी से हुरकुच्चा मारता होगा, ऐसे ठेलता होगा, इधर से ठेलता होगा, तो वो नरमोखा हो गया। जो उठा कर किए ना, उस जगह को नरमोखा कहा जाता था। नरमोखा यानी तो मैन हॉल कहा जाता था। समझ रहे कि नहीं? देखिए मतलब आज जो शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का तो नकल किया है भैया। आज जितने भी शहर बसा है, यही दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहर, यही इसी पद्धति पर बसा हुआ है। तो ये सब कहाँ सीखा? सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा। घर का पानी सड़क तक आता था, मेन सड़क तक आता था। इनके नीचे मोरियां बनी थी, नीचे मोरियां बना था, ठीक है। ये मोरियां ईंट तथा पत्थर से ढकी होती थी। मोरियां किससे बनी होती थी? ईंट और पत्थर से ढकी होती थी। इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे, यानी कि नाला में क्या बने होते थे? नरमोखा बना होता था। नरमोखा समझे? वो ढकनवा जो है, आप देखिएगा ना शहर में भैया, उसमें नलवा रहता, उन ढकनवा को उठाता और घुस जाता, और मारने से बांस लेकर मारता, हड़ास 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 उधर मारता, उसको ठेल देता है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम लोग नगर नियोजन को पढ़े। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लोग समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, कोई भी समाज में राजनीतिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है। समाज में स्त्री, पुरुष, बच्चों को देखा जाता है। समाज में यही तीनों लोग रहते हैं, और चौथा कौन रहता है? बीच वाला।
तो बीच वाला कोई नहीं रहता है। राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता भैया। राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। यहाँ ये सब नहीं पता चलता कि यहाँ विधायक था कि एमएलए थे, एमपी है, ये सब पता नहीं चलता। सीएम पीएम ये सब कोई चीज़ का पता नहीं चलता है। लेकिन हंटर साहब, हंटर आयोग नहीं, हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है हंटर आयोग। ये हंटर एक वैज्ञानिक नाम है, हंटर शिकारी। तो हंटर ने कहा था कि यहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, जनतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र मतलब क्या था? लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक कहते हैं। तो वही मतलब जनता का शासन को जनतंत्रात्मक कहते हैं, हंटर ने कहा था। लेकिन वैसा कोई साक्ष्य अभी मिला नहीं है। मतलब पूरी तरह से ये मत पूरा विश्वास नहीं है ये कि जनतंत्रात्मक ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे मान लीजिए ना, हटा दीजिए होता है राजनीतिक जीवन कुछ नहीं है, इसका स्पष्ट जानकारी मिला ही नहीं, ठीक है ना? नहीं मिला है तो पढ़ना कौन पढ़ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब चलते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो देखिए हम लोग समाज अभी क्या है, अभी समाज कई भागों में विभाजित है। कोई जाति के आधार पर बांट दिया है, कोई रंग के आधार पर, गोरा चरको, गोरा काला, ठीक है, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष। उस समय समाज 3 वर्ग में विभाजित था। 3 वर्ग में, पहला था विशिष्ट वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग, तीसरा था कमजोर वर्ग। भैया ऐसा नहीं होता था कमजोर वर्ग, यही कमजोर वर्ग जो है बाद में जो है 100 साल 200 साल बाद इसको दबाता चला गया। और अभी जो है एकदम समाज में सब बराबर है, समता का अधिकार है, मतलब समता का हक है, सबको बराबर बैठने का, खाने पीने का, सब चीज अधिकार है। अभी कोई चीज मतलब विडंबना, अभी जो है कर्मकांड नहीं आया है, यानी कि समाज में अभी कर्मकांड उतना कुष्ठा नहीं आया है। तो समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला विशिष्ट वर्ग, जो विशिष्ट वर्ग रहते थे, विशिष्ट मतलब जो पढ़े लिखे लोग, राजा इसमें आ जाता था। ये दुर्ग में रहता था, तो राजा कहाँ रहेंगे भैया? दुर्ग में ही रहेंगे। मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग होता था जिसमें व्यापारी आ गया, ये सब खुशहाल थे, खुशहाल जीवन जीते थे यार, शांति प्रिय जीवन जीता था ये लोग। और अभी आदमी दलिदर हो गया है, एक दूसरे का जान लेने के लिए पर तुला है। और तीसरा है कमजोर वर्ग, ये निचला क्षेत्र में रहता है। कमजोर वर्ग मतलब हुआ आम जनता लोग, ठीक है। यहां जो है मातृ देवी की पूजा किया जाता था। मातृ देवी मतलब माता की पूजा किया जाता था। और मोहरे पर अंकित, मतलब कैसे पता चलेंगे? तो मोहर अगर मान लीजिए अभी हम मोहर पर अगर मान लीजिए कोई चीज डालते हैं, ये कलम को एगो मोहर डालें, ये कलम को कलम में ही मोहर की तरफ बना दिए, तो अभी कलम देखें तब ना मोहर में बनाए, बिना देख लो कैसे बना देंगे? तो उसी तरह वहां के मोहर से पता चलता है कि वहां मातृ देवी की पूजा किया जाता था, मातृ देवी। इससे ये पता चलता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। भैया मात्र सत्तात्मक क्या होता है? मात्र सत्तात्मक मत होता है जकरा माता का भी, घर का जो मुखिया वो माता भी रहे। वो घर का मुखिया कौन रहे? माता है, माता रहे तो उसे मात्र सत्तात्मक। अगर घर का मुखिया पिता हो जाए तो उसे पितृ सत्तात्मक। एकदम सिंपली भाषा में समझिए। तो इससे पता चलता था कि वहां माता का भी, मतलब वहां लड़की का भी हक था, यानी कि लड़की भी बोलचाल कर सकते हैं, लड़की भी समाज में बैठ उठ सकते हैं। अभी ऐसा है, इधर है। शेरशाह सूरी के समय सोचें कि अभी क्या स्थिति है। अभी देखिए अगर 1 किलो सोना जो है, 1 किलो सोना अगर माथा पर लेके चल दीजिएगा ना, लेडीज को एगो भेज दीजिएगा, यहाँ से कहीं 2 किलोमीटर जाइए, अपना नैयर लेके चल जाइए, 2 किलोमीटर दूर है नैयर उसका, तो सोनवा गायब हो जाएगा। सोनवा क्या छोड़िए, सोनवा नहीं, महिलो गायब हो जाएगा। लेकिन शेरशाह सूरी के समय में माथा पर सोना रख कर चलता था, गायब नहीं होता था। सोचिए क्या शासन व्यवस्था था, क्या मतलब ये आप समझ सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने कैसे पूरा क्षेत्र को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है। इतना का सुतलो रहिएगा, गरम सिंह काट के ले जाएगा, गरम होल नियर खोल लेगा, हम लोग होल को बोलते हैं सिंह मार दिया, सिंह काट के ले जाएगा, समझे? तो उसी तरह मातृ देवी की पूजा और मोहरे पर अंकित चित्र से पता चलता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ माताओं का भी हक था, यानी कि घर का मुखिया माता भी होते थे। लोग शांति प्रिय थे, लोग झगड़ा झंझट उतना नहीं करता था, उतना कमाने मतलब जो है उतना अपना मतलब ज्यादा है हो धन नहीं करता था कि हम इतना कमाए, हम उतना कमाए। शांति प्रिय लोग रहते थे। शाकाहारी भैया और मांसाहारी दोनों थे,
देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों डिबेट होता है, बहुत बड़ा डिबेट होता है। हम उस डिबेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि शाकाहारी अच्छा है मांसाहारी अच्छा है। तो सब अच्छा है भैया, सब के लिए सब अच्छा है, सब जगह अपने अपने जगह पर सब अच्छा। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वस्त्र का प्रचलन था वो सूती वस्त्र का था। आभूषण जो है महिला पुरुष दोनों पहनते थे, आभूषण महिला पुरुष दोनों पहनते थे। और मनोरंजन के रूप में पासा, पासा मतलब समझ रहे, डाइस डाइस, नृत्य नाच गान करता था। तीसरा शिकार, शिकार मतलब मारता था। और चौथा है पशुओं की लड़ाई, पशु की लड़ाई खूब करवाता था, मुर्गा लड़ाई, ये सब मुर्गा दुगो दुगो मुर्गा मुर्गी लड़वा दिया और पिनका दिया, लड़ 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 लड़। जिस तरह अभी क्या कहता है, अभी आदमी की लड़ाई देखना पसंद होता है आदमी को, उसी तरह उसमें पशुओं की लड़ाई देखना पसंद होता है। देखते हैं ना गाँव में दुगो आदमी आएगा, उधर से पिनका देगा, वो पिनका देगा, लड़ 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 लड़। तो तीसरा क्या रहा, देख रहा है। तो अभी कौन सा मनोरंजन के लिए कौन सा अभी वर्तमान में, तो आदमी की लड़ाई वर्तमान में आदमी की लड़ाई। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की लड़ाई देखा जाता है हमारे ना, यानी कि अभी शीत युद्ध हो जाता है। आर्थिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके बारे में, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में मात्र सत्तात्मक भैया, मात्र सत्तात्मक के साथ साथ समाज कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग थे। निचला क्षेत्र में रहते थे कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग खुशहाल थे और विशिष्ट वर्ग दुर्ग में रहते थे। मात्र देवी यानी मात्र सत्तात्मक, मात्र देवी की पूजा होता था, माताएं की पूजा, देवी की पूजा होती थी। इसलिए यहाँ वहां जो है इसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था और यहाँ लोग शांति प्रिय रहते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते थे, सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे, आभूषण पुरुष और दोनों पहनते थे। आभूषण, आभूषण मतलब समझते हैं, आभूषण 16 श्रृंगार 32 आवरण दोनों होता था, समझे। अब आर्थिक जीवन के बारे में चलते हैं। तो आर्थिक जीवन के बारे में हम 3 खंड में इसको बांट दिए हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग। कृषि, पशुपालन और उद्योग, ठीक है। कृषि में क्या होता था, जुताई बुआई सिंचाई से परिचित था, मतलब जुताई भी होता था, खेत जोता भी था, बुआई। अब देखिए जुताई था तो आपसे पूछेगा बैल होता था, हाँ तो बैल होगा ना, तो बैल नहीं होगा तो जुतेगा कैसे, मर देगा, एरोप्लेन जाके जोतेगा का। जुताई बुआई भी होता था, बुआई मतलब समझ रहे हैं, उसमें बीज डालता था उसको बुआई, और सिंचाई मतलब सिंचाई करना, पानी उन्हें देना। तो गेहूं जौ राई मटर इत्यादि अनाज उगाते थे ये लोग, गेहूं उगाते थे, जौ भी उगाते थे, राई मटर, टोटल 9 प्रकार का अनाज उगाते थे। और गेहूं, लेकिन उसी 9 अनाज में मुख्य जो फसल था, मुख्य खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न मतलब खाने वाला फसल, जो मुख्य फसल था गेहूं और जौ था। मुख्य फसल कौन सा था, गेहूं और जौ। सबसे पहले कपास उत्पादन, भैया सबसे पहले कपास उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले। इसलिए यूनान के लोग इन लोग को सिंडन कहा जाता था, यूनानी लोग इस सब आईबीसी के लोगों को सिंडन कहा जाता है, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। आईबीसी में चावल का साक्ष्य मिला है लोथल और रंगपुर में, पहला लोथल और रंगपुर में मिला है चावल का साक्ष्य, यानी कि चावल भी उपजाते थे। तो ये समझ रहे कृषि के बारे में, बुआई जुताई सिंचाई से परिचित थे ये लोग, जो है 9 प्रकार के अनाज उगाते थे। मुख्य अनाज था गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ। सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। कपास किस प्रकार की मिट्टी में उगती है भैया, कपास काली मिट्टी में उगती है, यानी कि रेगुर मिट्टी में, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, उसमें कपास ज्यादा होता है, इसलिए कपास को रेगुर मिट्टी को, यानी कि काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पशुपालन। सबसे प्रिय पशु कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड मतलब यहाँ है जो पूठा है ना, उन लोग का पूठा ये उठा रहता है, इसलिए उसको कुब्बड़ वाला सांड, पता नहीं कैसे प्रिय मान लिया था। देखने में भी वैसे सोटा रहता है, देखेगा एकदम चपर चपर करते रहेगा। सबसे प्रिय पशु कुब्बड़ वाला सांड। और घोड़ा नहीं मिला है भैया, घोड़ा नहीं मिला है, समझ रहे हैं कि नहीं। घोड़ा यहाँ साक्ष्य मिला ही नहीं है। हाथी व गेंडे से भी परिचित थे, हाथी और गेंडा भी मिला है। उद्योग, तो सबसे प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र का उद्योग। पहली बार तांबे में टीन मिलाकर ये लोग कांसा बनाया था, पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा किसने बनाया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। हम लोगों ने नहीं सीखा, यहीं से हम लोग देखें फोटोकॉपी किए, समझे। तो पहली बार तांबे में टीन मिला था। तो भैया तो तांबे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांसा,
कांसा, ये कांसा क्या होता था? मिश्र धातु होता था। तो मिश्र धातु, कांसा का मिश्र धातु, तांबा और टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तो तांबा कहां से मंगाता था? तो तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी खान से मंगाता था। कहां से मंगाता था? राजस्थान के खेतड़ी खान से। और टीन कहां मंगाता था? अफगानिस्तान से मंगाता था। कहां? जहां अभी अभी तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान में अभी वर्तमान में किसका कब्जा है? तालिबान का कब्जा है। तो ये तांबा कहां से मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी खान से। और टीन कहां मंगाते थे? अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये था आपका आर्थिक जीवन। और इधर हम लोगों ने पढ़ा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में, यानी कि समाज कैसे कैसे था। समाज में 3 वर्ग थे, मात्र सत्तात्मक था, शांति प्रिय था, शाकाहारी था, मांसाहारी था, और आभूषण पहनते थे दोनों, यानी कि स्त्री जनानी और मर्द दोनों पढ़ते थे। मनोरंजन, पासा, नृत्य, पशुओं की लड़ाई। सबसे प्रिय जो मनोरंजन का साधन था ना, जो मनोरंजन का, अभी मनोरंजन का साधन क्या होता है? आदमी की लड़ाई, यानी तो टीवी देखना सबसे मनोरंजन है, आदमी की लड़ाई। और उसी समय सबसे मनोरंजन का साधन पशुओं की लड़ाई। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं है, उसमें पशु को लड़ाता था, आज आदमी को लड़ा रहा है। समझ रहे? तो ये था आपका जीवन। स्क्रीनवा शॉटवा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसे होता था? तो भैया बताइए, पैसा आया था, मुद्रा आया था? नहीं आया था मुद्रा। तो उस समय व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय, वस्तु को अदल बदल करता था। इसको 5 किलो सोना देता था, उसको 6 किलो फैलाना ढकाना, कुछ 4 किलो चावल, 5 किलो गेहूं। आज भी देखिए ना, गांव का जो दुकान है भैया, गांव के दुकान में यही चीज करता है। 5 किलो सरसों तेल लेना पड़ेगा, आएगा वो महुआ लेके आएगा। महुआ जो है भैया बिहार में बंद है, हम लेकिन महुआ ने कोई सामान वामान, गेहूं लेके आएगा या नहीं तो चावल लेके आएगा, अदल बदल करेगा। चावल 5 रुपया, जितना भी भाव से होगा उसको तोल के ले लेगा और फिर उसको तेल दे देगा जितना लेना है। तो उसी तरह उस समय भी व्यापार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में वस्तु विनिमय पर लाते। वस्तु को विनिमय मतलब अदल बदल करना, वस्तु का अदल बदल होता था। समझे? सिंधु वासी जो है पश्चिम एशिया, आप पश्चिम एशिया को देख पा रहे हैं, ईरान तरफ हो गया, अफगानिस्तान तरफ, तुर्की वगैरह हो गया। तो पश्चिम एशिया का जो देश था सिंधुवासी, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया। ईरान, अफगानिस्तान से व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता जो के लोग थे वो कहाँ से व्यापार करते थे? मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से, अफगानिस्तान से और ईरान से व्यापार करते थे। ठीक है, अब निर्यात क्या करते थे? निर्यात मतलब होता है बेचना। निर्यात इक्वल टू बेचना, निर्यात इक्वल टू बेचना। इसको निर्यात मतलब होता है बेचना और आयात मतलब होता है खरीदना। तो देखिए इन लोग क्या बेचता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बेचते थे? तो उस समय भी पृथ्वी के कई हिस्से में और सभ्यता होगा और कई गांव होगा, तो वहां बेचता होगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उस समय ये लोग बेचते थे निर्यात। निर्यात मतलब होता है बेचना। सूती वस्त्र बेचते थे, क्योंकि देखिए सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ हुआ था पहले? सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके बाद कपास का, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सूती वस्त्र ये लोग बेचते थे। हाथी का दांत, लकड़ी। देखिए हाथी जो है एक्चुअली में, हाथी में झारखंड के जो सारंडा वगैरह जंगल है ना, अभी झारखंड का सारंडा जंगल, तो हाथी यहाँ ज्यादा मिलता था। शेरशाह के समय था, एक सुंदर सा हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर, शायद श्याम सुंदर था। उस समय वो ले गए थे शेरशाह सूरी जो है, उस हाथी को जो है मतलब ले जाने के लिए युद्ध किए वो, समझे कि नहीं? उसमें झारखंड का कोई शासक था, फनी मुकुट राय, नहीं कौन, प्रताप राय था शायद, हम याद नहीं आ पा रहा है। तो हाथी एक्चुअली में होता था बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, हाथी बहुत ज्यादा होता था। तो निर्यात सूती वस्त्र, उसमें बिहार के क्षेत्र में क्या प्रचलन था? नहीं भैया, बिहार में उतना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास नहीं थे। तो सिंधु घाटी, अब ये नहीं समझिएगा कि हम हाथी जो है झारखंड और बिहार से ले जाता था, नहीं। उस समय बिहार में कुछ कुछ स्थल मिले हैं, वो भी बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल मिले। हाथी यहाँ से नहीं ले जाता था, समझे कि नहीं? निर्यात मतलब सूती वस्त्र और हाथी का दांत और लकड़ी का निर्यात करते थे। आयात मतलब खरीदते थे, क्या थे? तो खरीदते क्या थे? तो चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कर्नाटक के कोलार खान से। सोना अभी वहीं जो है, अभी भी जो है सबसे ज्यादा सोना भारत में कहाँ जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है।
ठीक है। संगमरमर राजस्थान से, शीशा ईरान, राजस्थान और अफगानिस्तान से खरीदते थे। लोहे से परिचित नहीं था भैया, ये याद रखिएगा, लोहा से परिचित नहीं था। ये अभी कांसा से, ये कांस्य युग सभ्यता हो गया, क्योंकि इसमें कांसा पहली बार बनाया गया। तांबा और टीन, तांबा कहां से मंगाया जाता था? तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से। टीन कहां मंगाया जाता? अफगानिस्तान से। तो तांबा और टीन मिलकर क्या बनता है? कांसा। लोहा से परिचित था? नहीं था भैया परिचित, याद रखिएगा इस सब चीज को। धार्मिक जीवन, अब हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। भैया देखिए, ये लोग जो है, ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे। आज भी देखिए बाबा भोले, जो भगवान शंकर का जो आप देखिएगा ना, जो शिवलिंग है, नीचे में योनि की आकार की तरह और ऊपर में लिंग की आकार की तरह, आज भी देखिए उसका पूजा प्रचलन है, भोलेनाथ। तो प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग व योनि की पूजा करते थे। मतलब प्रकृति के लोग क्या होता था, ये लोग जो है, आप अगर देखना चाहते हैं, देखिए ये दिख पा रहा है, ये देखिए आपका ये क्या हुआ, भोला बाबा, ये जो है लिंग हुआ, और ये जो है योनि, यानी कि आप देखिए ना आकार भी उसी तरह का है, यानी कि ये प्रजनन शक्ति के रूप में ये लिंग और योनि की पूजा करते थे। हम देखे नहीं समझे। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला भैया, यहाँ मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सोच सकते हैं यहाँ मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु अग्निकांड व यज्ञ का साक्ष्य मिला है। अग्निकांड, हवन 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 करेंगे, हवन करेंगे, तो अग्निकुंड व यज्ञ का प्रचलन था यहाँ, समझे। मंदिर नहीं था भैया, मातृ देवी की पूजा होता था। यहाँ किस देवी की पूजा होता था? मातृ देवी की, माताएं की पूजा होता था। ताबीज मिला, यहाँ ताबीज मिला। ताबीज मतलब समझे, ये तो छोटा छोटा नियर एगो ओथी होगा, क्या बोलते हैं उसको, तांबा की तरह, तांबा में जो है इस तरह का होगा, उसको खोल बना देगा, उसमें कौन सी धान और भूस की भास की भर देगा, पता नहीं चलता, उसी को ताबीज कहता है। वैसे ही तो अभी देता, हम देख रहे थे एक दिन, तो ताबीज मिला। इससे ये पता चलता कि यहाँ भूत प्रेत भी होगा, जादू टोना भी विश्वास रखता होगा। जब ताबीज मिलने का अर्थ क्या हुआ भैया? अगर आपके रूम में ताबीज है, इसका मतलब आप ताबीज आया कैसे? हो सकता है कोई दूसरा फेंक दे, लेकिन अगर उधर अगल बगल में कोई घर नहीं रहे तो ताबीज कैसे आया? तो हो सकता है कि आप जो है भूत प्रेत पर ज्यादा आप यकीन मानते हैं, भूत प्रेत जादू टोना ये सब। तो ये लोग ताबीज मिलने से ये पता चलता है कि जादू टोना और भूत प्रेत पर ये सब विश्वास रखते थे। लिपि कैसा था? चित्रात्मक था। चित्रात्मक मतलब समझे, चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कैसा था? चित्रात्मक था। समझ में आया? और अभी जो लिपि है कैसा? देवनागरी लिपि है। देवनागरी को कैसा लिखा जाता है? देवनागरी बायां से दायां लिखा जाता है, बायां से दायां लिखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? और पतन के कारण, अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बहुत मतलब अनेक विद्वानों में अभी विभेद है। कोई कहता है कि बाढ़ से मरा, यहाँ बाढ़ से पतन हो गया पूरा, बाढ़ से आया है, बाढ़ सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में बाढ़ आया, एकदम हर हराले कचरले सबको ले गया, उखाड़ ले फुकाड़ ले गया। तो अर्नेस्ट मैके और मार्शल कहते हैं, जॉन मार्शल कहते हैं कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा कहते हैं कि विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ। चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि विदेशी आक्रमण, कोई विदेशी आया था, आक्रमण के आर्य जो है, आक्रमण के आर्य कौन थे हम आगे चल के बताएंगे आपको। कोई कहता है कि नहीं भूकंप आया था इसलिए यहाँ दह गया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो अधिकतर जो मतलब जो प्रचलित मत है वो बाढ़ का मत है। बाढ़, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण था वो बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी में बाढ़ आया, बाढ़ आ गया, सब दह गया, सब भरभरा गया, एक के बार में एक हचाके में बाढ़ आ गया, सब दह गया, समझे। तो ये पतन के कारण जो मेन प्रचलित कारण था वो बाढ़ था। ऐसे तो कई कारण बताते हैं, अनेक अनेक इतिहासकार अनेक अनेक कारण बताते हैं। कोई बताता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, कोई बताता है नहीं भूकंप आया था, भूकंप आया था, सब सिंधु घाटी सभ्यता जितना था, नगर तगर था, जितना घर था सब दह गया, सब आदमी चापा के मर गया। तो ये कौन बोलते हैं? चाइल्ड और व्हीलर बोलते हैं। और विदेशी आक्रमण और आर्य के आक्रमण ये भी बोलते हैं चाइल्ड और व्हीलर। बाढ़ को मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है। अगर आप इसका, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका व्यापार। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि कहाँ कहाँ से व्यापार होता था। सिंधुवासी पश्चिम एशिया से लोग करते थे व्यापार। निर्यात में बेचते क्या थे? सूती वस्त्र बेचते थे, हाथी का दांत बेचते थे, लकड़ी वगैरह, चंदन का लकड़ी वगैरह बेचते थे। आयात कहाँ से हुआ? तो आयात जो है खरीदते क्या थे? तो चांदी खरीदते थे, सोना खरीदते थे, संगमरमर, संगमरमर राजस्थान से खरीदते, सोना कर्नाटक के कोलार खान से, और चांदी जो है कहाँ से मंगाते थे? तांबा और चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे, ईरान से भी मंगाते थे। शीशा ईरान, राजस्थान और अफगानिस्तान से भी। लोहे से प्रचलित नहीं था। मातृ देवी की पूजा होता था। लिंग और योनियों की प्रकृति के प्रजनन के रूप में लिंग और योनि का पूजा करते थे, यानी कि ये प्रकृति पूजक थे भैया। ये बहुदेववादी थी, अनेक भगवान की पूजा करते थे। बहुदेववादी मतलब होता अनेक भगवान की पूजा करना। कोई हवा, वायु, सब मतलब हवा का पूजा करना,
कोई जैसे हवा, हवा भी क्या है, बजरंगबली का प्रतीक है, तो हवा की पूजा करते हैं। कोई प्रकृति मतलब पृथ्वी का पूजा करता है। तो अनेक बहुदेववादी थे ये लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग बहुदेववादी थे और ये भूत प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। पतन के कारण बाढ़, प्रचलित जो कारण है वो बाढ़ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं भैया। ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, फैलाना ढकाना फौकाना जो है हम बता दिए। इसके बाद आगे चलेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता आज खत्म हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग सिंधु घाटी, यानी कि हम लोगों ने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, अब ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रागैतिहासिक काल बारे पढ़े, इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिए, आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, अब मजा आएगा। वैदिक सभ्यता शुरू होगा, यानी कि वैदिक काल शुरू होगा, कैसे कैसे आर्य आए वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहिए। जय हिंद।